जी अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर होगा। पहले तो हम जूम ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर कंडक्ट करते रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी कि उनको उस वक्त इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती, कुछ के पास जिटरी वीडियो जा रही होती है, समझ नहीं आती। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाए। पहले मैंने इस ऑप्शन पे गौर किया कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दिया जाए और लाइव इकट्ठा दे दिया जाए, लेकिन चूंकि मैं टैब इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास बैक वक्त लाइव और रिकॉर्डेड की ऑप्शन नहीं है। तो मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर आप अभी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह LMS पे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूँगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस किया था। ठीक है, हमने बेस बहुत सी इक्वेशंस भी डिराइव की थी, जिनमें जो मेन चीज़ें होती थी वो क्या होती थी भला। वो ये होती थी कि आपने RI इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, आर इन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्टेज, आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर, और आर आउट आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्टेज, वोल्टेज गेन आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज, करंट गेन आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, total current gain, that is VL over VS, और total current gain, that is IL over IS। ये चीज़ें हमने इन दोनों कन्फिग्रेशंस के लिए डिराइव की थी। और लास्ट लेक्चर में अगर मैं आपको याद कराऊँ तो हम आपकी बुक जो टेक्स्ट बुक है बोगार्ट, उसके हिसाब से इक्वेशन 7.50, जो कि आपको पेज 225 पे आपके बुक पे मिलेगी, यहाँ तक देखा था। ठीक है, तो हम इससे आगे चलेंगे आज के लेक्चर में। तो आपको याद होगा आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग की बात की थी। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग के लिए क्यू पॉइंट का अपनी जगह पे होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वो एक्सप्रेशन वो इक्वेशन वो लिखता हूँ, सेंटेंस। रिकॉल दैट in earlier lectures, जो कि हमने क्लास में लिए थे, क्लासरूम में, जब ये कोरोना वायरस का इशू नहीं था। तो we established that for maximum voltage swing, that is output voltage swing, without clipping, ये क्लिप किए बगैर, डिस्टॉर्ट हुए बगैर, विदाउट क्लिपिंग, क्यू पॉइंट must be on proper location on load line।
ठीक है, कि लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट, यानी कि कहना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास ये कॉमन एमिटर के केस में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये अगर लोड लाइन है तो क्यू पॉइंट किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए कि आउटपुट स्विंग जो है वो मैक्सिमम, यानी कि आउटपुट स्विंग क्लिप नहीं होनी चाहिए। मतलब आउटपुट स्विंग आपको इस तरह से मिलना चाहिए, ना कि कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस क्यू पॉइंट की, यानी कि इस मैक्सिमम वोल्टेज स्विंग के लिए हमने आईसी और वीसीई की इक्वेशंस डिराइव की थी। ठीक है, जो इक्वेशंस थी जिसे हमने ऑप्टिमम आईसी और ऑप्टिमम वीसीई का नाम दिया था, वो थी वीसीसी ओवर आरसी प्लस आरएल और वीसीई वीसीसी माइनस आईसीआरसी, जो कि हम केवीएल आउटपुट साइड पे लगा के अचीव कर लेते। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आपको, ये इक्वेशन 7.18 है आपकी बुक में, ये इक्वेशन 7.19 है, और ये दोनों इक्वेशंस आपको पेज नंबर 213 में आपकी बुक के मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो आज हम इसको आज इन इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी हम देखते हैं कि अभी हम फ़िलहाल आरएल को रिप्लेस कर देते हैं आरएल से, यानी कि एसी रेजिस्टेंस से। और अब हम देखते हैं, पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो, जिसमें हम बात कर रहे थे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद पार्टली बायपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस की। इसमें आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आई थी, यानी कि दो चीज़ें आ गई थी, एक आर ई जो प्रॉपर एमिटर रेजिस्टेंस होती है, और साथ में एक चीज़ आई थी आर एफ। तो अब हम अगर आईसी ऑप्टिमम की बात करें तो इसमें ये दो हमारी जो रेजिस्टेंसेस हैं ये भी अब उसमें शामिल होंगी। तो यानी कि अब जो नया आईसी ऑप्टिमम हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर एल प्लस आर ई प्लस आर एफ। ठीक है, तो ये हमारी जो रेजिस्टेंसेस हैं इसमें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो अगर हमारा एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, if emitter is directly connected to ground, तो क्या होगा? हमारा आर ई वुड बी इक्वल टू आर एफ वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर टोटली बाईपास हो जाएगा एमिटर रेजिस्टेंस, इफ़ यानी कि अब एमिटर डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, एमिटर रेजिस्टर तो है लेकिन वो बाईपास्ड है। इफ़ एमिटर रेजिस्टर इज़ टोटली बाईपास्ड, अगर एमिटर रेजिस्टेंस को इफ एमिटर रेजिस्टर इज़ टोटली बाईपास्ड, तो क्या होता है? हमारा आर एफ
इक्वल्स टू 0 होता है। और इफ बाईपास कैपेसिटर इज नॉट यूज्ड, यानी कि एमिटर रजिस्टर है लेकिन उसके गिर्द हमने बाईपास कैपेसिटर नहीं रखा हुआ था, फिर क्या होता है, फिर आर ई इक्वल्स टू होता है आर एफ। यानी कि अब हम जो बनाते हैं, यानी कि अगर इन्हीं को हम बना के लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा कि कॉमन एमिटर के केस में अगर तो एमिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ तो इस केस में क्या होगा, आर ई भी नहीं है, ज़ाहिर है आर एफ भी नहीं है, और वो ज़ीरो के इक्वल है। फिर अगर आपका रजिस्टर तो है आर ई लेकिन वो बाईपास कैपेसिटर से बाईपास हुआ है तो इस केस में क्या होगा, आर ई तो होगा लेकिन आर एफ जो है वो ज़ीरो होगा। अगर आपके पास आर ई है और ये बाईपास कैपेसिटर जो पिछले केस में लगाया था इस केस में वो नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस केस में आर ई वुड बी इक्वल टू आर एफ। ठीक है। और चौथा केस है कि अगर बाईपास पार्टली बाईपास कैपेसिटर हो गया, यानी कि अपने रजिस्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक को बाईपास किया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये टोटल आपके मीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसको अब इस केस में क्या होगा कि इसमें आर ई भी होगा, इट विल हैव सम वैल्यू, और आर एफ भी होगा, इट विल बी हैव सम नॉन ज़ीरो वैल्यू। ठीक है जी, तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इसमें होंगी। तो प्लीज़ एक मिनट ज़रा मेरे साथ बर्दाश्त कीजिएगा। लेट मी क्लोज द विंडोज़ ताकि शोर ना आए और डिस्टर्बेंस ना हो। जी, तो ये हमारा कुछ रह गया था, कॉमन एमिटर विद पार्टली बाईपास्ड कैपेसिटर। इसके बाद आपको बुक में आपका डिज़ाइन एग्ज़ाम्पल मिलेगी, वेरी इजी टू फॉलो। ठीक है, आप इसे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हमने कॉमन बेस भी कर लिया, कॉमन एमिटर भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्मॉल सिग्नल कॉमन कलेक्टर, जिसे आप डबल सी से भी डिनोट करते हैं, एम्पलीफायर मोड। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना लेता हूँ। सबसे पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। इसको देखें तो VCC ये अपने बेस के साथ कनेक्ट कर दिया, ये RB है, ये RS है, ये VS है।
ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट सर्किट है। ये आपको फिगर आपकी 7 बुक की फिगर 7.29 ए में मिलेगा। फिर इसका मैं वो भी बना देता हूँ जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है, जो आपको फिगर 7.29 बी में मिलेगा। तो यहाँ मैं आपके लिए दोबारा उसको बना देता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से ही हम बनाएंगे जिस तरह से हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर का बनाया था। जी स्टे विथ मी, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बीटा आई बी, ये बीटा आर ई डैश जो हमने कॉमन मीटर के केस में रेजिस्टेंस निकाली थी, ये आपको याद होगा ये कौन सी रेजिस्टेंस है भला। ये जब हम मीटर बनाते हैं तो अब मीटर अब खाली मीटर नहीं होता बल्कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है जिसे आर ई डैश कहते हैं। ये वो वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है। बीटा आर ई डैश आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। आर बी आर एस सोर्स रेजिस्टेंस, वी एस आई सी आई बी आर ई आर एल, ठीक है। तो ये प्लस माइनस वी एल इसके गिर्द है और हम पहले ये देख चुके हैं कि एक्चुअली आर एल जो है इस केस में पहले आर एल क्या होती थी, आर एल वॉज इक्वल टू आर सी। तो इस केस में हमारे आर स्मॉल आर एल क्या होगी, आर ई पैरेलल आर एल, ठीक है। ये हमारी ए सी स्मॉल ए सी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो आपने अगर गौर किया हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिगर 7.29 बी, ये आपको फिगर्स दोनों मिल जाएंगी पेज 227 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। वहाँ से आप रेफरेंस देख सकते हैं। हाँ, बाकी ये चीज़ें बनाना मैं भूल गया कि ये एक्चुअली यहाँ पर हमारी इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्टेज है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर है, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर स्टेज है। अगर आपने गौर किया हो इस फिगर 7.29 बी में तो आपने देखा होगा कि हमने कलेक्टर को ग्राउंड किया हुआ है। तो ये कलेक्टर को ग्राउंड करने की वजह क्या है, तो अगर हम इस ऊपर वाली 7.29 ए को देखें तो अगर हम एसी एनालिसिस करेंगे तो उस केस में डीसी जो डीसी सोर्सेज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वीसीसी आपका शॉर्ट होगा। तो ऐसा ही है जैसे वीसीसी डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट्स वाई एसी जो हमारा मॉडल है उसमें हमने कलेक्टर को ग्राउंड किया हुआ है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन फिगर 7.29 बी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब आप लोग इस
यानी कि इस लेक्चर नोट्स को देखें और फिर रिकॉर्डिंग सुने तो आपको समझ आ जाए। कलेक्टर इज शोन grounded because in figure 7.29a VCC is directly लिखना चाहिए collector is directly connected to VCC, then DC sources will be considered as short circuit. सो हम कह सकते हैं कि collector is connected to ground, इसीलिए इस कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को हम ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंडेड कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एसी सेंस में बिल्कुल ठीक है। फिर अगर आप इस हमारे एसी मॉडल को देखें तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास बेस एमिटर रेजिस्टेंस है, जो हमने कॉमन एमिटर के केस में डिराइव की थी बीटा आर ई। तो ये आपको याद होगा कि इसकी जो एक्चुअल बेस एमिटर रेजिस्टेंस थी, ये तो हमने अप्रॉक्सीमेटली बीटा आर ई लिखा था। तो जो हमारी एक्चुअल बेस एमिटर रेजिस्टेंस होती थी, लास्ट लेक्चर अगर आप खोलें तो आपको पता लगेगा, रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, वो थी बीटा +1 आर ई डैश। ठीक है, ये हमने कब किया था, ये हमने कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में डिराइव की थी। ठीक है, तो हमने एक्चुअली इसको कहा था कि जो हमारी बीटा +1 आर ई डैश है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा आर ई डैश है, बिकॉज जो बीटा चूँकि काफ़ी बड़ा है तो बीटा +1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस की, ये आर आई की, तो ये क्या है, इनपुट वोल्टेज वी आई डिवाइड बाय इनपुट करंट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि आर आई जो इनपुट रेजिस्टेंस है ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू वी आई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट करंट इनटू द ट्रांजिस्टर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें मॉडल को तो हमें पता लगेगा कि इनपुट रेजिस्टेंस इस केस में क्या है, आई बी है, और इनपुट करंट इस केस में आई बी है। तो हम आई की जगह पे यहाँ पे आई बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको बाद में इस्तेमाल करने में वैल्यूज़ भी पुट करनी है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो केस अब जो वी आई है हमारे पास, वी आई वो एक्चुअली क्या है, वी आई जो क्या होनी चाहिए, वी आई होनी चाहिए हमारे पास कोलेक्टर टू बेस इनपुट इनपुट वोल्टेज, कोलेक्टर टू बेस इनपुट वोल्टेज वी बी सी। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, जो कि इक्वल है वी बी के, वोल्टेज एट बेस। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कोलेक्टर है वो तो पहले ही ग्राउंड से कनेक्टेड है।
collector connected to ground already. इसलिए VBC यानी कि बेस टू कलेक्टर वोल्टेज ऐसा ही है जैसे हम बेस टू ग्राउंड वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं VB। ठीक है जी। तो इसको हम लिखते हैं VI would be equal to VB would be equal to IB beta plus 1 RE dash plus IE RL। ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने निकाला है बाय अप्लाइंग KVL at इनपुट साइड। ठीक है जी। यानी कि इसको अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। RL equals to RE पैरेलल RL। इनपुट साइड पे अगर लिखेंगे तो ये हमारी जो पहले वाला ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस बीटा RE। ठीक है, दिस बीटा RE। और देन जो हमारा बाकी है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE एंड RL। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम कैसे KVL लिखा करते थे। दिस वोल्टेज VCC इक्वल्स टू VB प्लस IB RB इक्वल्स टू IE RE। ठीक है, तो इस केस में VCC वैसे ग्राउंड है तो हमारी रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये बनती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो VI इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू IB बीटा प्लस 1 RE डैश IE को लिख सकते हैं हम बीटा प्लस 1 IB और साथ में RL। तो IB बीटा प्लस 1 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा RE डैश प्लस RL। और इस तरह से हम VB ओवर IB फाइंड कर सकते हैं जो कि किसके इक्वल है RI के। ये हमें कैसे पता लगा? हमें इक्वेशन 1 से पता लगा। ठीक है, VB ओवर IB क्योंकि VI हमारा VB के बराबर है। RI इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 इंटू RE डैश प्लस RL। ठीक है, तो इसी RI को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं बीटा RE डैश प्लस RL बिकॉज बीटा प्लस 1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा फॉर लार्ज बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ कैसे देख सकते हैं कि RI के अंदर एक फैक्टर है हमारे पास बीटा। ठीक है, क्वाइट लार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस of common collector configuration is the largest among all configurations।
ठीक है, यानी कि इस कॉमन कलेक्टर में हमारी जो रेजिस्टेंस है आर आई वो बाकी कन्फिग्रेशंस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आर आई तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये देखें अगर यहाँ इस फिगर 7.29b को देखेंगे, इसमें आर आई तो हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट बारी है हमारी इस आर इन को निकालने की, तो ये हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि एक्चुअली आर इन जो है वो आर बी पैरेलल आर आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इन इज इक्वल टू आर बी पैरेलल आर आई। ठीक है, अब हम इनपुट साइड पे तो हमने काम कर लिया, अब हम आउटपुट साइड पर जाते हैं। तो आउटपुट साइड पर अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज VCE बनती है, जैसे इनपुट VBC बनती थी, तो जो आउटपुट है V0 in case of common collector configuration is VCE. But since collector is connected to ground, तो हमारी V0 क्या है एक्चुअली, एमिटर टू ग्राउंड वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे V0 इक्वल्स टू IERL, एमीटर टू ग्राउंड वोल्टेज, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक एमीटर टू ग्राउंड वोल्टेज। तो अब हम अपना वोल्टेज गेन लिखते हैं, वोल्टेज गेन इक्वल्स टू V0 ओवर VI इक्वल्स टू IERL ओवर VI, हमने ओवर VI चलिए लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को हम, चलिए पीछे भी हम इक्वेशन नंबर्स डालना भूल गए, मैं ज़रा इक्वेशन नंबर्स डाल लूँ। इस इक्वेशन को हमने 1 कहा था, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं, और इसको हम 4 कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 को 4 में पुट करें तो क्या होगा, AV वुड बी इक्वल टू EIRL ओवर IB बीटा प्लस 1 RE डैश प्लस RL। ठीक है, IE को भी हम लिख लेते हैं, बीटा प्लस 1 IB RL ओवर IB बीटा प्लस 1 RE डैश प्लस RL। तो इन दोनों को हम काट देंगे, तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन होगी वो RL ओवर RE डैश प्लस RL। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 5 को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा AV है वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखें, इफ़ वी सी इक्वेशन 5 we can see that AV would always be less than 1, always। क्यों? क्योंकि RL would be always less than RE dash plus RL। ठीक है,
तो आमतौर पर क्या होता है कि आर एल हमारी काफ़ी बड़ी होती है आर ई से, यानी कि आर एल इज़ मच मच ग्रेटर देन आर ई डैश। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एल वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर एल ओवर आर एल इक्वल्स टू वन। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कॉमन कैरेक्टर केस में जो ए वी है वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन, वुड वेरी क्लोज टू वन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास ए वी वन है, दैट मीन्स वी आउट ओवर वी आई वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन, जिसका मतलब ये है कि वी आउट वुड इक्वल टू वी आई, दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज विल फॉलो द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अगर आप देखें कॉमन कलेक्टर केस में, तो जो आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी है वो सेम इनपुट वोल्टेज की पोलैरिटी है। आई मीन जो आपका ए वी है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट इन्वर्ट इनपुट वोल्टेज पोलैरिटी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन नॉन इन्वर्टिंग है। तो एक और पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज फॉलोज इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज फॉलो करती है। अब तो जो ट्रांजिस्टर हम लगाते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एमिटर फॉलोअर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर को एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, बिकॉज एमिटर फॉलोज द बेस। और आमतौर पर आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है। इस चीज़ को एमिटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं, एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं इस ट्रांजिस्टर को। तो यह हमने ए वी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं ए आई की, जो कि क्या है, जो कि है आई नॉट आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। आउटपुट करंट इस केस में हमारा आई ई है, एमिटर करंट, और इनपुट करंट हमने पहले ही बताया था वो क्या है, हमारा आई बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस वन आई बी और आई बी, तो हम ये कह सकते हैं आई इक्वल्स टू बीटा प्लस वन या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो अगर हम पावर गेन की बात करें, तो वो क्या है, ए पी वुड बी इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाइड बाई ए आई। तो ए वी तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए पी वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, बिकॉज ए वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन। ठीक है, ये हमने ए आई ए वी निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे दो काम हैं वो हैं आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना, आर ओ और आर आउट। ठीक है जी, तो अभी हम उनको निकालते हैं। यहाँ अगर हम अपने इक्विवेलेंट सर्किट को देखें, तो हम ये कहते हैं
कि जो आई ई है हमारा, आई ई वो है बीटा प्लस वन आई बी। ठीक है, यानी कि बेस करंट से आई करंट बीटा प्लस वन टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है एमीटर वाली साइड पर वो आई इस वाली साइड से बीटा प्लस वन टाइम्स कम है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एज वी सी आई ई इक्वल्स टू बीटा प्लस वन आई बी, we can infer that resistance looking into the base is beta plus 1 times greater than total resistance from emitter to ground। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एमीटर टू ग्राउंड वाली रेजिस्टेंस है वो बीटा प्लस वन टाइम्स लेस है एज़ कंपेयर टू बेस वाली साइड की रेजिस्टेंस। तो इसी को मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट में लिखता हूँ कि कन्वर्सली वी कैन सी दैट रेजिस्टेंस looking into the emitter is less than resistance looking back from base to source। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर ये वी एस है, ये आर एस है, ये हमारा आर बी है, आर ई डैश, आर एल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो रेजिस्टेंस है आर बी, इसे हम कहते हैं आर बी डैश, जिसको हम कह रहे थे रेजिस्टेंस लुकिंग बैक फ्रॉम बेस टू सोर्स। ठीक है, आर बी डैश। ठीक है, ये बीटा प्लस वन टाइम्स लेस है रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द मीटर। तो हम ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू एमीटर is beta plus वन times less than। ठीक है, तो जो आर नॉट है, आर नॉट वुड बी इक्वल टू दिस आर ई डैश प्लस आर लुकिंग इनटू एमीटर। तो हम ये लिख सकते हैं कि आर ई डैश प्लस आर बी डैश ओवर बीटा प्लस वन, ये हमारा आर नॉट है। और फिर जो आर आउट है हमारा, वो अगर हम यहाँ से देखें इक्विवेलेंट सर्किट से, तो जो आर आउट है हमारा ये वाला, वो क्या है, आर ई पैरेलल आर नॉट।
तो हम दोबारा लिख देते हैं कि आर आउट इक्वल्स टू आर ई पैरेलल आर नॉट। इसको हम लिख सकते हैं आर ई पैरेलल आर ई डैश प्लस आर बी डैश ओवर बीटा प्लस वन। ठीक है, तो आर बी डैश क्या है? आर बी डैश इज इक्वल टू आर बी पैरेलल आर एस। ये कैसे पता लगा हमें? ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि आर बी डैश इक्वल्स टू आर बी पैरेलल आर एस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आर आउट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ई पैरेलल आर ई डैश प्लस आर बी डैश। जब आर बी डैश की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, आर बी पैरेलल आर एस ओवर बीटा, क्योंकि अगेन ये हमारी पुरानी अप्रॉक्सीमेशन है कि बीटा प्लस वन इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो आमतौर पर यूजुअली क्या होता है, जो आपका आर ई डैश है वो वेरी सॉरी आर आर ई तो स्मॉल होता ही है, हम आर एस से शुरू करते हैं। आर एस इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आर बी पैरेलल आर एस वुड आल्सो बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस है, ज़्यादा छोटी रेजिस्टेंस इसमें हावी आएगी। तो इसका मतलब है कि आर आउट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू आर ई पैरेलल आर ई डैश। ठीक है, अब अगेन आर ई डैश इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर ई, यानी आर ई डैश इज मच मच लेस देन आर ई। इसका क्या मतलब हुआ कि आर आउट वुड अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू आर ई डैश। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी स्मॉल। अगर थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो और क्या थी हमारी इसकी ऑब्जर्वेशन? वो थी कि इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो अब हमने ये भी निकाल लिया। अब आखिरी हमारा काम रह गया है AVS निकालना, यानी कि आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट सोर्स वोल्टेज। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें VI इन टर्म्स ऑफ VS चाहिए, जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? VI इज इक्वल टू आर एन ओवर आर एन प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय वी एस। ये कैसे हमने लगाया? ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया। किस पर लगाया? फिगर 7.29। ये देखें, अगर फिगर 7.29 देखें तो ये आर एन है हमारी। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे वी एस, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? इस जगह पे वोल्टेज वुड बी इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय सॉरी आर एन, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय वी एस। तो अब अगर हम इक्वेशन 5 देखें तो हम वहाँ से दोबारा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ए वी इक्वल्स टू वी नॉट और वी आई इक्वल्स टू आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एल। अब इसकी जगह पे हम वी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं।
यानी कि वी नॉट ओवर एन प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस इक्वल्स टू आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एल। तो हम लिख सकते हैं कि वी नॉट ओवर वी एस इक्वल्स टू आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर एन ओवर आर एन प्लस आर एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आउटपुट वोल्टेज के लोड वोल्टेज के बराबर ही है, इसलिए वी एल ओवर वी एस इक्वल्स टू ए वी एस इक्वल्स टू आर एल ओवर आर ई डैश प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाय आर इन ओवर आर इन प्लस आर एस, क्योंकि वी नॉट इक्वल्स टू वी एल है। तो चूँकि आर एस बहुत छोटी होती है, फॉर वेरी स्मॉल आर एस ए वी एस वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए बी। देख सकते हैं आप, अगर आर एस बहुत छोटी होगी, यहाँ पर ज़ीरो होगी, तो आर इन से कैंसिल हो जाएगा और आपको ये सिंपली आर एल ओवर आर ई प्लस आर एल आर ई डैश प्लस आर एल मिलेगा, जो कि किसके बराबर है, ए वी के बराबर है। ठीक है, तो ए वी एस वुड बी इक्वल टू ए वी। तो इससे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ अखज़ करते हैं कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन की, कि वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर इज़ क्लोज टू यूनिटी। हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा था कि ए वी वुड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। इनपुट रेजिस्टेंस of common collector configuration is very large output resistance of common collector is very small। तो अब चूँकि इसका गेन तो कम ही है, तो हम इसको एम्पलीफायर के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इसको दो एम्पलीफायर्स या एक एम्पलीफायर के आगे लगा सकते हैं। अब जिस एम्पलीफायर अब चूँकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो इससे इससे जो पिछले एम्पलीफायर लगा होगा, तो उसकी ये लोडिंग नहीं करेगा, तो इसको हम एज अ बफर इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज अ बफर और आइसोलेशन एम्पलीफायर। अब चूँकि ये लोडिंग नहीं करता, तो अब इनपुट रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा है, तो जिन दो स्टेजेस के दरमियान लगेगा, तो प्रैक्टिकली उन दोनों को ये आइसोलेट कर देगा, इसलिए इसको आइसोलेशन एम्पलीफायर कहते हैं। तो it doesn't load the amplifier that is connected at its input। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन की। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देखेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की कि बफर और आइसोलेशन की एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। और फिर हम इससे आगे, अब चूँकि हमने तीनों कन्फिग्रेशंस पढ़ ली हैं, कॉमन कलेक्टर भी, कॉमन बेस भी, कॉमन एमिटर भी, अब हम इनकी कपलिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप काइंडली इसको रिव्यू करें, इसको सुने, इसको रिव्यू करें, देखें कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। और घरों में रहें, घर में रहेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।